मैम ये 9 मंथ के प्रेगनेंसी के टाइम पे एक ड्यू डेट मिलती है, तो मैम अगर वो ड्यू डेट क्रॉस कर जा रहा है तो फिर उस टाइम पे क्या कंडीशंस होती है, फिर क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। हाँ, ये आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के अनुसार जोड़ करके 40 वीक्स का डेट दिया जाता है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है उस वक्त 40 वीक्स हो जाते हैं जी। अगर 40 वीक से बाद ही दर्द नहीं आया है, मरीज नेचुरल पेन में नहीं गई, देयर कुड बी सम रीज़न, तो आप तो बराबर रेगुलर डॉक्टर को दिखा ही रहे होंगे और डॉक्टर को बताएंगे। डॉक्टर खुद असेस करेंगे कि क्या वजह है कि दर्द नहीं आया, और हम उसके बाद बहुत दिन तक इंतज़ार नहीं कर सकते, जो इंड्यूस करना चाहिए। उस वक्त हमें दर्द पैदा करने के लिए डॉक्टर आपको एडमिट करेंगी और लेबर को आर्टिफिशियल तरीके से इंड्यूस करेंगी। उसके लिए कुछ इंजेक्शंस होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो वजाइना में लगाई जाती हैं, और हॉस्पिटलाइज करके ये सब प्रक्रिया होती है। उसके बाद घर में नहीं टिकना चाहिए, आपको डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए और आगे का इलाज डॉक्टर ही करेंगे। मैम जैसा कि अभी आपने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी में पेन ज़्यादा होता है, इसीलिए आजकल की जो जनरेशन है वो सी सेक्शन की तरफ जा रही है, ठीक है? तो क्या मैम मेडिकल साइंस में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में पेन कम हो? हाँ, बिल्कुल। और सभी बड़े अस्पतालों में लगभग आजकल ये पेनलेस डिलीवरी का प्रचलन है जी। उसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दी जाती है, तो जितनी देर पेशेंट को स्ट्रॉन्ग पेन सहना पड़ता था अब वो काफ़ी कट शॉर्ट हो जाता है वो पीरियड। तो अभी आजकल ये मेरा संदेश है इस पॉडकास्ट के माध्यम से आजकल की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि वो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी से इसलिए ना डरें कि पेन बहुत होगा। तो एब्सोल्युटली इट कैन बी पेनलेस डिलीवरी। ऑफ कोर्स उसमें मदद थोड़ा अलग से देनी पड़ती है, जैसे वैक्यूम डिलीवरी की उसमें संभावना बढ़ जाती है, लेकिन डिलीवरी नॉर्मल अच्छी तरीके से हो सकती है बिना पेन महसूस किए। ओके मैम। मैम आज के टाइम पीरियड में जो सी सेक्शन की डिलीवरी है, डॉक्टर उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं रादर देन नॉर्मल डिलीवरी। तो मैम ये भी देखा गया है कि नॉर्मल डिलीवरी से सी सेक्शन का रेशियो ज़्यादा बढ़ गया, तो मैम आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? ये सच है कि सिजेरियन का परसेंटेज हाई हो गया है आजकल नॉर्मल की अपेक्षा। हालांकि WHO के मुताबिक एक नॉर्मल जनसंख्या में अगर बात करें जहां सभी कुछ नॉर्मल चल रहा हो, एवरेज बिल्ड की पेशेंट हो, बच्चा भी सही एवरेज वेट का हो, तो सिर्फ 20% तक सिजेरियन होना चाहिए। और इसके पहले मैंने भी 32 साल सरकारी सेवा की है और सरकारी अस्पतालों में अभी भी ये संख्या, ये रेशियो यही चल रहा है। किंतु ज़्यादातर मरीज़ अभी प्राइवेट में जो आते हैं वो अपर क्लास के, अपर सोशियो क्लास वाले मरीज होते हैं जिनकी टॉलरेंस बहुत कम है, जिनमें कोई ना कोई हाई रिस्क फैक्टर भी होते हैं। तीसरी बात ये भी होती है कि कोई ओनस नहीं लेना चाहता। अगर बच्चे को कुछ हो गया जिम्मेदारी कौन लेगा? ना डॉक्टर लेने को तैयार है, ना तो घर वाले लेने को तैयार है। ऐसी परिस्थिति मजबूर करती है डॉक्टर्स को भी कि सिजेरियन ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्ट करें। मैम इसमें मदर का एज फैक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है कि सी सेक्शन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी? बिल्कुल सही, बहुत सही आपने कहा, क्योंकि यंग एज जब होते हैं तो हमारे मसल, हमारी हड्डियाँ सब मजबूत होती हैं और मसल सपल होते हैं। दिस गिव्स वेट टू द बेबी। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है, और आजकल तो लेट मैरिज, कैरियर ओरिएंटेड लेडीज़, दे गेट मैरिड लेट, फिर प्लान करते हैं लेट, बच्चा भी लेट से करना है, तो जो मसल में जो वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, वो रिजिड हो जाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो ये प्रेफरेबल नहीं होता, इसलिए मजबूरन इसमें सिजेरियन करना पड़ता है। तो इसलिए यंगर द एज मोर इज द नॉर्मल डिलीवरी एंड एल्डरली लेडीज, एंड इनफैक्ट एल्डरली एक खुद में इंडिकेशन है। एल्डरली प्राइमी इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन। मैम एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि किसी लेडी का सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है, ऑपरेशन से वो बच्चा बेबी हुआ है, तो क्या मैम ऐसे चांसेस है कि जो अगली डिलीवरी होगी उसकी वो सी सेक्शन या ऑपरेशन से ही हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और अगर पहले एक सिजेरियन हुआ तो उसके बाद बहुतेरे केसेस नॉर्मली डिलीवर हो जाते हैं। खुद मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस कराए हैं। लेकिन अगर पहले 2 सेक्शन हो चुके हैं तब ये नॉर्मल ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चेदानी के फटने का खतरा रहता है। ओके मैम, तो क्या नेचुरली कंसीव बेबी और IVF कंसीव्ड बेबी के भी मोड ऑफ डिलीवरी में फ़र्क पड़ता है? आइडियली स्पीकिंग नो, क्योंकि जब हम सिजेरियन करते हैं तो उसके कुछ खास इंडिकेशंस होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन IVF itself is a complicated procedure and very
gives strain to financial strain also to the parents. तो और सफलता दर भी बहुत अच्छी नहीं है, 59-65% उसकी सफलता दर है। तो अगर IVF कंसीव्ड बेबी है उस समय तक बाय द वे एज भी माँ की ज़्यादा हो ही चुकी होती है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं उसको कि सेफ्टी टू द बेबी एंड टू द मदर, एंड उसके लिए सिजेरियन इज ऑफ कोर्स द सेफर वे। मैम जैसा कि अभी आपने बताया था कि नॉर्मल डिलीवरी मतलब एकदम नेचुरल एकदम नॉर्मल, तो क्या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं? हाँ, ये सोचने की बात है। नॉर्मल नाम नॉर्मल है ज़रूर, लेकिन अगर आप उसको नॉर्मल उसमें रखेंगे तो ही, अगर आपने समय सीमा पार कर ली या आपने कोई इंडिकेशन ओवरलुक कर दिया और समय से ज़्यादा आपने इंतज़ार कर लिया तो बेबी तो निकलेगा ही। यस मैम। तो बेबी निकलेगा, पेरिनियल टेयर करके निकलेगा, तो जो बच्चेदानी का और पेशाब का रास्ता, टट्टी का रास्ता होता है, ये सब डैमेज हो सकते हैं। स्पेशली जब वैक्यूम डिलीवरी कराते हो या जब फॉर्सेप्स लगाते हैं तो देयर इज़ लॉट ऑफ ट्रॉमा टू द मैटरनल बर्थ कैनाल, एंड उसको रिपेयर करना स्किल्ड डॉक्टर का ही काम है, हर कोई कर भी नहीं सकता उसको। और तीसरी बात इसमें ये भी होती है कि बाद में चल के ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी रिकवरी हो, और कई बारी तो मरीजों को झेलना पड़ता है, उनके जीवन, उनका सोशल स्तर काफ़ी ख़राब हो जाता है क्योंकि उनको पेशाब लीक कर रही है, लेट्रिन लीक कर रही है। तो हमेशा हमें बचना चाहिए, नॉर्मल के नाम पे कभी भी इस प्रकार की डिलीवरी कराने नहीं चाहिए। ओके मैम, तो ऐसे भी रिस्क देखे जा सकते हैं। हाँ मैम, नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो तो नॉर्मली किसी छोटे हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में भी लोग करवा लेते हैं या फिर हो जाती है, लेकिन मैम जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें एक हॉस्पिटल्स में क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए ताकि वो उसको कवर अप कर सके? हाई रिस्क प्रेगनेंसी हमेशा एक तो टर्शरी सेंटर में कराना चाहिए। यस मैम। व्हेन आई से टर्शरी सेंटर, इसका मतलब होता है जहाँ पे आपके राउंड द क्लॉक मैटरनल केयर के लिए भी ICU की सुविधा हो, बच्चे की केयर के लिए नियोनेटल ICU की भी सुविधा हो, जो कि हमारे अस्पताल में है, क्योंकि कई बारी बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं। मान लीजिए 7 मंथ 8 मंथ पे पैदा हो गए तो वो सीधा हम माँ को नहीं दे सकते, उसको पहले पीडियाट्रिशियन के अंडर उसको रहना पड़ता है। तो ये सुविधा हमारे यहाँ है, निकू भी हमारे यहाँ है, उसमें राउंड द क्लॉक पीडियाट्रिशियन रहते हैं अवेलेबल। सिमिलरली अगर माँ को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो माँ को भी हम लोग ऑपरेशन के बाद सीधे ICU में पहले रखते हैं, जहाँ उनकी अच्छे से क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है। सब आश्वस्त होने के बाद ही हम उनको के वार्ड में भेजते हैं ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। ओके, लाइक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होने चाहिए, मतलब कि उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट होने चाहिए हमारे पास, हम कोलैबोरेट कर सकें, हमारे पास फिजिशियन भी होना चाहिए। कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हो, साथ में कोई ट्यूमर है साथ में और हमने पेट खोला हुआ है तो हमारे पास सर्जन भी होना चाहिए, हमारे पास पीडियाट्रिशियन होना चाहिए। यानी 360 टोटली हम पेशेंट के साथ में अगर कुछ भी क्रिटिकल चीज़ें हो रही हैं तो वो असेस करने के लिए, वहाँ पे हेल्प करने के लिए सबको। कहने को डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी होता है, बट इट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी थिंग, और जो कि हमें यहाँ हमेशा उपलब्ध है। ओके, थैंक यू सो मच मैम हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने मैम से बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे मिथ के बारे में भी जाना। तो आगे ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सेहत जंक्शन।